नमस्कार सभी को। मैं मयंक राज कक्षा 7वीं का छात्र हूँ और मैं आपके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई करने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, पर डोम जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। स्कूल में बच्चों के साथ उन्हें बैठना मना था। जब बच्चे जहाँ पे बैठते थे उनके 4 बेंच पीछे उन्हें बैठाया जाता था। ये बात उन्हें बहुत खटकती थी। उस समय जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा था, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये ठान लिया कि मैं इस कानून को बदलूंगा, मैं इस समाज को बदलूंगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के एक महान पुत्र थे। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। वह भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। वह भारतीय गणराज्य के निर्माता और संविधान के जनक थे। अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अपने शुरुआती करियर में वे एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था और 6 दिसंबर 1956 को मैं दीपक राज वर्ग 6 का छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वरुण और उसके सपने। वरुण एक छोटे से गांव में एक गैराज में काम करता था। वह हमेशा उस गैराज पे काम करता था और वहां से जितना उसे पैसे मिलते थे उसे वह जमा करता रहता था। एक दिन उसके गांव में एक IAS अधिकारी आए। उस गांव के सारे लोग उन्हें बहुत इज्जत कर रहे थे। उस बच्चे ने जब उन्हें देखा तो उसने सोचा कि ये कौन है जिन्हें लोग बहुत इज्जत दे रहे हैं। भला मेरे में और उसमें क्या अंतर है। मैं जबकि लोगों के काम आता हूँ और वह राजाओं की तरह कार में आता है। उसने अपने मालिक से पूछा कि यह कौन आए थे जिसे लोग बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे थे। उसके मालिक ने कहा कि वह DM साहब थे। तो उस लड़के ने पूछा कि DM कैसे बनते हैं। तो उस मालिक ने बताया, तुझे क्या है, तू अपना काम कर, IAS बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। उस रात वो लड़का ना सो पाया और दिन भर सोचते रहा कि मैं IAS ऑफिसर कैसे बनूं। उसने 1 साल गैराज पे काम किया और ढेर सारे पैसे जमा किए और उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वह आराम से 7 से 8 महीने तक गैराज पर अगर काम भी ना करे तो उसके पास किताबों के और खाने के पैसे पड़े रहे। तो उसने UPSC की तैयारी करने का फैसला लिया। वह रोज UPSC की तैयारी करता और दिन भर किताबें खोलकर पढ़ता रहता था और शाम को टहलने जाता था और सोचता था कि मैं जरूर एक IAS ऑफिसर बनूंगा और तब मुझे भी लोग इज्जत करेंगे। फिर 2 महीनों के बाद उसे बहुत तेज बुखार आया। वह पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। वो जब भी पढ़ने बैठता उसे बहुत बुखार आ जाता था। तो उसने
फैसला किया कि मैं बाहर जाके कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ। वो दवाइयाँ लाकर खाकर पढ़ने के लिए फिर बैठता है, लेकिन रात भर उसे फिर से बुखार आ जाता है। दूसरे दिन फिर वो चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। उसे पता चलता है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसका इलाज करवाने के लिए बहुत पैसे देने होंगे। उसने सोचा कि अगर मैं सारे पैसे इसी में लगा दूंगा तो फिर मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। उसके पास दो रास्ते थे। पहला था कि वह उस दवाइयाँ खरीदकर अपना गुजारा करेगा, या दूसरा था कि वह ऑपरेशन करवाकर पढ़ाई करेगा। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं ऑपरेशन करवाने में अपने सारे पैसे खर्च कर दूं तो फिर मैं आगे की पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। तो उसने भगवान से विनती की कि मुझे बस 7 महीने के लिए कोई दिक्कत ना हो और ताकि मैं अपना यूपीएससी का एग्जाम निकाल पाऊं। 7 महीने बीते, फिर उसने सोचा कि मैं इतने दिनों से तैयारी करते आ रहा हूँ, आज मुझे सफलता नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर उस गैराज में काम करता रहूंगा। उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आया तो फिर वह इंडिया में सबसे नंबर 1 रैंक पर था। वह इंटरव्यू देने जब इंटरव्यू हॉल में गया तो उसने अपनी कहानी बताई। इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि तुमने यह काम इतने फोकस के साथ कैसे किया। तो उसने बताया कि सर, मैंने अपने सपने को देखा और मेरे में अपने सपने को पूरा करने की जुनून था, इस वजह से मैं अपने सपने को साकार कर पाया। और फिर वह आईएएस बनकर जब अपने गांव में लौटा तो उसे सारे लोग बहुत इज्जत दे रहे थे। जो लोग उससे बदतमीजी से बात करते थे, आज उसे लोग बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ सपने मत देखो, उसे साकार करने के लिए मेहनत किया करो। जैसे वरुण ने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने जुनून का इस्तेमाल किया था। थैंक यू। जो सपना की बात इन्होंने कहा, तो यह सपना जो है एक जन की गुनगुने की भांति है और यह कुछ पल के लिए तो उठता है और वह टूट जाता है, लेकिन मानव भी कोई कम नहीं है। वह उस सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक दिन कर देता है और परिणाम स्वरूप अपने सपने को साकार करने में सफल हो जाता है। अब आप लोग के बीच यामिनी पटेल आएंगी और अपनी कहानी को प्रस्तुत करेंगी। आज आप लोग के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित करना है तो अपना पूरा जीवन लक्ष्य से भर दो और हर एक दूसरे विचार को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। कई सारे लोग हैं जो अब्दुल कलाम को अपना एक्सपीरियंस मानते हैं, अब्दुल कलाम को स्पेशल मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि उनके एक्सपीरियंस कौन है? उनके एक्सपीरियंस स्वामी विवेकानंद है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, निकोला टेस्ला और भी कई सारे लेजेंड्स हैं जिनके एक्सपीरियंस लाल बहादुर शास्त्री थे। एक बार स्वामी विवेकानंद को नदी पार करना था और वह नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु आए और उन्होंने कहा कि
आपका नाम स्वामी विवेकानंद है? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा ही नाम स्वामी विवेकानंद है। उस साधु ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब स्वामी जी ने कहा कि मैं यहाँ पर नदी पार करने के लिए खड़ा हूँ। मैं नाव का आने का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान कहलाने लगते हैं। इसके अलावे उन्हें मनंत बाबा भी कहा गया है। मनंत बाबा का अर्थ होता है धुन के पक्के। धुन के वे बड़े पक्के थे। वे जो सोचते थे उसे करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इतना ही नहीं, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इनकी ओढ़ावा पहनावा को देखा तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा। तो चर्चिल की इस वाणी को सुनकर महात्मा गांधी मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि जिसे तुम फकीर कह रहे हो वही एक दिन तुम्हारा लकीर खींच देगा भारत से बाहर जाने का। और गांधी की ऐसी आंधी चलेगी जिसमें सभी अंग्रेज उड़ियाकर दूर हो जाएंगे। और वह मौका भी आता है। एक गुजरात का व्यापारी जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला, वे दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे और वे एक केस के सिलसिले में फंस गए थे। तो दादा अब्दुल्ला महात्मा गांधी को उस केस से सुलझाने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाते हैं। और सन 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और जब ये दक्षिण अफ्रीका का दौरा करते हैं तो अंग्रेज इन्हें ट्रेन से उतरकर जो प्रथम बोगी में ये रहते हैं उससे हटने को कहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं नहीं उतरूंगा, मेरा अधिकार है इस श्रेणी के बोगी में बैठने का। तो अंग्रेज बोलता है कि उतरते हो या जबरदस्ती उतार दे। वे कहते हैं कि मैं स्वयं नहीं उतरूंगा, आप जबरदस्ती उतार दीजिए, मुझे मंजूर है। और अंग्रेज महात्मा गांधी को पीट्समारिज में नामक रेलवे स्टेशन के पास उतार देता है। ये उतर जाते हैं और कहते हैं कि जहां हमें बुलावा आया है वह देश तो बड़ा खतरनाक है और उस देश में वह पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। सत्याग्रह जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। और उस सत्याग्रह में वे सफल हो जाते हैं। उसके बाद 1915 ईस्वी में वे भारत आते हैं और भारत में राजकुमार शुक्ल के कहने पर वे चंपारण जाते हैं और
1917 में चंपारण में ये सत्याग्रह करते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अब आपके सामने आसिफा कुमारी आएंगी और अपनी कहानी को प्रस्तुत करेंगी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आसिफा। मैं आज आज्ञा का पालन कहानी सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में कबूतर का झुंड रहता था। कबूतर के झुंड रहते में उसके सरदार के मालिक ने बोला कि गर्मी आ गई है, हमें खाने खोजने के लिए चलना पड़ेगा। तो सरदार बहुत बूढ़ा हो गया था, इसी वजह से वो भी चल रहा था थका हुआ में। इस वजह से वो सारे जो सिपाही थे उसने बोला कि सरदार तो बूढ़ा हो गया है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तो एक सिपाही ने बोला कि नहीं, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो सरदार ने उसने अपने आप बहुत जोश रखा और वो चलने लगा। तो सिपाही ने देखा नीचे गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, तो उसने बोला कि चलो हम लोग खाते हैं। तो जो बूढ़ा सरदार था उसने देखा कि वहाँ पे जाली बिछा हुआ था। उसने बोला कि छोड़ो, हम लोग खा लेते हैं, बूढ़े को क्या पता, उसमें बुद्धि थोड़ी ना होगी। तो फिर वो जैसे जाते हैं तो वो जाल में फंस जाते हैं। तो फिर सरदार ने देखा कि मेरे सिपाही सारे फंस गए हैं। इसी वजह से उसने अपने चूहे मित्र को बुलाया और कहा कि ये चूहे मित्र, मेरे सिपाही को बचा लो वरना वो सारे को बेच देंगे। इसी वजह से चूहे ने बचा लिया उसे और उसने जाल को भी काट दिया चूहे ने। और उसका सिपाही ने और उसके सरदार ने सभी ने शुक्रिया अदा किया चूहा को। हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तनीषा कुमारी वर्ग 7वीं की छात्रा। मैं आप सबके सामने श्री कृष्ण भगवान के बारे में कुछ बतलाना चाहती हूँ। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। इनका नाम विष्णु, गोपाल, शिव, केशव, अन्य नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म मथुरा के कालवास में हुआ था। इनका लालन पालन गोकुल के यशोदा और नंद लाला के द्वारा हुआ था। महाभारत की भूमिका निभाई थी और श्री कृष्ण सभी को नमस्कार। मैं तनीषा कुमारी वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सबके सामने श्री कृष्ण भगवान के बारे में कुछ बतलाना चाहती हूँ। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। इन्हें कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव इन नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म दोपहर युग में हुआ था। कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। इनका जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था। लेकिन इनका लालन पालन गोकुल में यशोदा और नंद द्वारा किया गया था। महाभारत की भूमिका निभाई थी और उन्होंने भागवत गीता का ज्ञान लिया था। यह उनके जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। धन्यवाद। गौरव कुमार कक्षा 5 का छात्र हूँ।
आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिस कहानी का नाम है बुद्धि बल। एक बात की बात है, एक हाथी और चूहा घूमने जा रहे थे। चूहा नदी में घूमते हुए जा रहा था और हाथी नदी के किनारे से। हाथी एक गड्ढे में गिर जाता है और चूहा नदी से बाहर आता है तो हाथी कहता है कि मैं बाहर आता हूँ, तुम यहीं रुकना। हाथी जब ऊपर आने की कोशिश करता तो वो नीचे गिर जाता। चूहा ने कहा, रुको, मैं अब अपनी बुद्धि प्रयोग करता हूँ। तो हाथी गुस्से से कहा, नहीं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी शक्ति से ही बाहर आऊँगा। जब हाथी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तब वो गिर जाता। तो चूहे ने गुस्से से कहा कि रुको, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूँ। तो चूहा ने गड्ढे में गिरा और वहीं से एक ढलान बनाया जिससे हाथी बाहर आ सके, और इस प्रकार हाथी बाहर आया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बिना बल बेकार है। थैंक यू। हर्षित कुमार, क्लास 3। महोदय, मेरा नाम हर्षित राजा, मैं क्लास 3 का छात्र हूँ। मैं आप लोग के सामने कुछ कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। एक दिन सरपंच के घर तीन चोर थे। सरपंच जी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सरपंच जी ने बोला, मैं खीर बनाने जा रहा हूँ। वो खीर में बेहोशी की दवाई डाल दी और बोली, इस आटे में सोना छुपा देता हूँ। जैसे ही चोर आएंगे तो बेहोश हो जाएंगे। तो जैसे ही चोरों ने आया, बोला, यही आटे में सोना है। तो एक चोर ने बोला, नहीं, पहले खीर खा लेते हैं, उसके बाद चोरी करेंगे। तो जैसे ही खीर खाया, उसने बेहोश हो गया। तुरंत सरपंच जी ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आया और तीनों को जेल में बंद कर दिया। थैंक यू। पल्लवी कुमारी, क्लास 7। नमस्कार, मैं पल्लवी कुमारी कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कहानी का नाम है गाय और शेर। हरे भरे चरागाह में 3 गाय रहती थीं। वे काली, भूरी और सफ़ेद रंग की थीं। वे एक दूसरे के प्रति दयालुता का भाव रखती थीं और मिलजुल कर रहती थीं। एक दिन एक भयंकर शेर उन्हें वहाँ खाने के लिए आया, लेकिन वे एक साथ थीं तो वे उन्हें नहीं खा सका। उसने सोचा कि मैं इन तीनों के बीच फूट डलवाकर अपना काम निकाल लूँगा। अतः वह भूरी गाय के पास जाकर बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। भूरी गाय उसकी बात में आकर उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। अगले दिन शेर ने भूरी गाय को एकांत स्थान पर बुलाकर बोला, तुम्हारे शरीर का रंग काली गाय से मिलता है, लेकिन सफ़ेद गाय से तुम्हारे शरीर का रंग बिल्कुल मेल नहीं खाती। इससे अच्छा होगा कि हम उसे मार डालें। भूरी गाय ने हामी भर दी। अगले दिन भूरी गाय ने काली गाय को बातों में फंसा लिया। इस दौरान शेर ने सफ़ेद गाय को मार डाला। कुछ दिन बाद उसने काली गाय को भी मार डाला। जब भूरी गाय अकेली पड़ गई, तब शेर ने सोचा कि हम उसे भी मार डालते हैं।
और उसने उसे भी मार डाला। शेर ने तो फूट डलवाकर अपना काम करवा लिया। भूरी गाय शेर की बातों में आकर अपना जान गंवा बैठी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी हमें सच्चे मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी धोखेबाज का विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। ऋषु कुमार, क्लास 7। सभी को नमस्कार। मैं रीशु कुमारी वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कहानी का नाम है 1 रुपये की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। सोहन लगभग 18 साल का लड़का था। उसके पिताजी भट्टी चलाते थे जिसमें वह दूध को पकाकर खोया बनाने का काम करते थे। सोहन वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वह अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता था और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में बर्बाद कर देता था। एक दिन पिताजी ने सोहन को बुलाया और बोले, देखो बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम अब अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल सकते हो। तब सोहन बोला, क्या पिताजी, आपसे मैं बस चंद पैसे के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर सुना रहे हैं। पिताजी क्रोधित हो गए और बोले और वह समझ गए कि डांटने फटकारने से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम ज़्यादा नहीं, बस मुझे रोज़ 1-1 रुपये लेकर देना। तो अगले दिन जब सोहन पिताजी के पास गया तो पिताजी बोले, लाओ मेरे 1 रुपये। तो सोहन घबरा गया और अपनी दादी माँ के पास गया और वहाँ से 1 रुपये मांगकर पिताजी को दे दिया। पिताजी उस 1 रुपये को आग की भट्टी में फेंक दिए। तो सोहन हैरानी से बोला, ये क्या पिताजी, आपने इस सिक्के को आग की भट्टी में क्यों फेंका? तो पिताजी सोहन को बोले, तुम्हें तो बस 1 रुपये देने से मतलब होना चाहिए, चाहे मैं उसका जो करूं, तुम्हें इससे क्या। सोहन ज़्यादा बहस नहीं किया और वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर पिताजी ने उससे 1 रुपये मांगा। वह अपनी माता से 1 रुपये लाकर पिताजी को दे दिया। फिर पिताजी उसे आग की भट्टी में फेंक दिए। यही सिलसिला लगातार चलता जा रहा था। वह कभी अपने दोस्त यार या संबंधी से पैसे मांगता और पिताजी को दे देता। पिताजी उसे अपनी आग की भट्टी में फेंक देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे कोई भी पैसा देने से मना कर दिया। तो रोहन चिंतित हो गया और वह सोचा कि मैं पिताजी को कहाँ से 1 रुपये लाकर दूंगा। तभी वह देखा कि अधेड़ उम्र का एक मजदूर हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे पर एक मुसाफिर को बिठाकर लेकर जा रहा था। तभी रोहन खुश हुआ और उससे बोला, पिताजी। तभी उस मजदूर से बोला, आप मुझे यह रिक्शा खींचने दीजिए। वह मजदूर काफ़ी थक चुका था, इसलिए उसने फौरन हाँ कह दिया। सोहन जितना सोचा नहीं था, उससे कहीं गुना ज़्यादा यह काम कठिन था। वो थोड़ी दूर ही जाने के बाद उसके हाथ में छाले पड़ गए और उसका पैर भी दुखने लगा। खैर, वो किसी तरह अपना काम पूरा किया और 1 रुपये लेकर बड़े गर्व से अपने पिताजी के पास गया। पिताजी जैसे ही वह सिक्का पिताजी के हाथ में थमाया, पिताजी उसे आग की भट्टी में फेंकने ही जा रहे थे। तभी रोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं पिताजी, आप इस सिक्के को नहीं फेंक सकते। और सोहन ने अपनी कहानी सुनाई। पिताजी अपने बेटे को गले से लगाया और बोले,
पहले भी मैं तुम्हारे सिक्के को आग की भट्टी में फेंकता था, तब तुम एक भी बार मुझसे ये नहीं कहते थे कि पिताजी आप इसे क्यों फेंके। जब तुम्हारी खुद की मेहनत की बात आई तब तुम मुझे रोके। इसी तरह तुम भी मेरे पैसे को जब फेंकते थे, बर्बाद करते हो, तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए बेटा, तुम पैसे किसी के भी हों, उसकी कीमत समझो। थैंक यू। कुमार, क्लास 7। नमस्कार सभी को। मैं मयंक राज कक्षा 7वीं का छात्र हूँ और मैं आपके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई करने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, पर डोम जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। स्कूल में बच्चों के साथ उन्हें बैठना मना था। जब बच्चे जहाँ पे बैठते थे उनके 4 बेंच पीछे उन्हें बैठाया जाता था। ये बात उन्हें बहुत खटकती थी। उस समय जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा था, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये ठान लिया कि मैं इस कानून को बदलूंगा, मैं इस समाज को बदलूंगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के एक महान पुत्र थे। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। वह भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। वह भारतीय गणराज्य के निर्माता और संविधान के जनक थे। अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अपने शुरुआती करियर में वे एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था और 6 दिसंबर 1956 को उनका दिल्ली में निधन हो गया। 1990 में उन्हें भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। धन्यवाद। पूजा मिश्रा। सभी को नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। मुझे रामकृष्ण परमहंस विद्यालय की ओर से कुछ कहानियाँ प्रस्तुत करने का मौका मिला है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह एक पेड़ पे रहता था। वह अपना घोंसला बना रहा था। वह अपना घोंसला जल्दबाजी में बनाया था, ही चलते उसका घोंसला बहुत ही कमज़ोर था। उसका घोंसला कमज़ोर होने के कारण उसको डर था कि कहीं घोंसला टूट न जाए, लेकिन वह मेहनत नहीं करता था कि हाँ फिर से घोंसला बनाऊं, मजबूती बनाऊं। और एक समय की बात है कि उसी पेड़ पे एक बया नाम की पक्षी आई और उसी पेड़ पे घोंसला बनाई। वह अपने चोंच से एक एक तिनका लाती थी और अपना घोंसला बनाती थी। यह देख के कौवा हंसता है और बोला कि बया, तुम ऐसे अगर बनाओगी, एक एक करके बनाओगी, तो तुम्हारा तो साल ही बीत जाएगा, तुम्हारा घर कब तैयार होगा। तब बया उसकी बात पे ध्यान नहीं दी। अब बोली कि मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी कि अगर कोई भी काम करना है तो मेहनत और लगन और धैर्य से करना चाहिए, ना कि हड़बड़ाहट में। तो कौवा बोला कि ठीक है, तुम बनाओ, और हंसकर चला गया। बया अपना ये सब काम छोड़कर और फिर अपना काम में ध्यान देने लगी। अगले दिन उसका घोंसला बनकर तैयार हुआ और उसमें रहने लगी। बया ने अपने घोंसले को तैयार करके उसमें रहने लगी। फिर एक दिन बहुत ज़ोर से ही आंधी तूफान आने लगा। आंधी तूफान आने के कारण बहुत सारे पेड़ ये सब गिर गए थे और कौवा का घोंसला भी टूट गया था। लेकिन जब बारिश रुका तो
कौवा ने बया का घोंसला देखा तो देखा कि वो तो बया का घोंसला तो बहुत ही अच्छा है। तो उससे जाके पूछा कि बया तुम्हारा घोंसला, इतना आंधी तूफान आया था, तुम्हारा घोंसला टूटा क्यों नहीं? तो बया ने बोली कि भैया, कौवा भैया, शायद आपको याद नहीं कि मैं अपना काम करते वक्त बहुत ही मेहनत, लगन और धैर्य से काम की थी, इसी चलते मेरा घोंसला नहीं टूटा था। इसी चलते मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ कि हमें कोई भी काम करना चाहिए तो मन और धैर्य और मेहनत से करना चाहिए, ना कि हड़बड़ाहट में। हड़बड़ाहट में करेंगे तो आपका कोई भी सफल, जो आपका सपना है, वो कभी भी काम प्रयास नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद। राज, क्लास 4। मेरा नाम सत्यम राज है। मैं वर्ग चौथे का छात्र हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। लालची राजा। एक राजा था, वह हमेशा सोचता था कि मैं बहुत इस दुनिया का अमीर आदमी हो जाऊँ और मेरी बराबरी में कोई ना हो। वह हमेशा सोचता रहता था कि मेरे पास सोना सोना हो जाए। एक बार उसके सिपाही एक बूढ़े व्यक्ति को लाए और सिपाही ने कहा राजा से, राजा जी, यह बहुत भूखे हैं, इन्हें भोजन दीजिए। राजा ने उन्हें भोजन करवाया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने मांगा, मैं जिस चीज को छूऊं वह सोना हो जाए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है। उसने अपने सबसे पहले बिस्तर को छुआ, वह सोना हो गया। फिर उसने सारे सिपाहियों को कहा कि राज्य में जितने पत्थर हैं, बड़े छोटे, सबको ले आओ। धीरे धीरे करके सबको राजा ने छुआ और सब सोना बन गया। वह खाता पीता तब भी वह सोना हो जाता। वह भूख के मारे तड़पने लगा। उसकी एक सुंदर बेटी थी, वह उससे मिलने आई। राजा ने जब उसे गले लगाया तब वह सोना बन गई। तब राजा खूब रोया और उदास मन से उसी बूढ़े व्यक्ति को याद करने लगा। तब बूढ़ा व्यक्ति आया और कहा कि मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम एक नदी में जाओ और वहां से कुछ पानी ले आओ। उस साधु ने नदी पर चलकर उसे पार किया और उसके बाद उस पर फिर चल करके आया और कहा कि देखो, मेरे पास इतना शक्ति है, इतना टैलेंट है और इतना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास ना ही तो कोई शक्तियाँ है और ना ही तो कोई ज्ञान है, फिर भी तुम्हें कई लोग जानते हैं। फिर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हें इसे सीखने में कितना टाइम लगा? तो उन्होंने उस साधु ने कहा कि मुझे इसे सीखने में 15 साल लगा है। फिर स्वामी जी की इतने देर में ही नाव आ गई और वो नाव पर साधु को बैठाकर चले गए। और फिर बाद में नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपए मतलब 50-50 पैसे नाव वाले को दिया और उस साधु से कहा कि तुम इसे सीखने में पूरे 15 साल लगा दिया और अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। अगर यही 15 साल तुम समाज की पढ़ाई में लगाते तो आज तुम्हें कई लोग जानते। मैंने ऐसा ही किया और इसीलिए मुझे सब लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही हफ्ते, महीने और साल लगा देते हैं और उनका इससे कोई मतलब नहीं रखता। इसी के लिए अपना टाइम ऐसे जगह लगाएं जहाँ पर कोई सेंस निकले। धन्यवाद। मैं सृष्टि कुमारी वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। महात्मा गांधी एक महापुरुष व्यक्ति हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है।
उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का विवाह 15 वर्ष की आयु में हुई। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी भारत से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने भारत को आजाद कराया। वे ईमानदार और सत्यवादी थे। 13 जनवरी 1948 को मृत्यु कर दी गई, जिस नई दिल्ली में आज भी समाधि नई दिल्ली में आज भी राजघाट में स्थित है। महात्मा गांधी को हम लोग प्यार और आदर करते हैं। थैंक यू। अनुराग कुमार, एक बार दरिया टोपी हटाइए ना, तो हम यहाँ पर मैं वर्ग 3 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कौवा प्यासा था। ये कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ। एक कौवा प्यासा था। वो जंगल में भटक रहा था। उसने जंगल में भटकते भटकते देखा कि एक घड़ा है। उस घड़े में देखा कि पानी कम था, इसलिए उसके चोट नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि नीचे कंकर थे। उसने कंकर पानी घड़े में डाल दिया। सारे कंकर डालने के बाद घड़ा बढ़ गया। उसके बाद उसने पानी पी लिया, अपनी प्यास बुझा ली। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी कितने भी कठिन कार्य हो, हमें उससे पूरे अच्छे से करना चाहिए। बहुत धन्यवाद अनुराग जी। इन्होंने जो कहानी का अंतिम संदेश बताया वो हमारे जीवन से संबंधित कुछ सीख थे। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी काम को करने में हमें सफलता हाथ नहीं लगती है तो उसे हमें विचलित नहीं होना है। अपने कर्मों में लगातार लगे रहना है। अंततः एक न एक दिन हमें सफलता हाथ जरूर लगेगी। अब आप लोग के भी सुप्रिया आएंगी और अपनी कहानी को प्रस्तुत करेंगी। सभी को नमस्कार। मैं सुप्रिया राज वर्ग 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक बड़ी सीख है। एक आश्रम था। वहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्हीं में से 2 बच्चे ऐसे थे जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। उनका नाम था, एक मोहन था और एक सोहन थे। एक दिन सारे बच्चे अपना परीक्षा कर अपने घर लौट रहे थे। तभी गुरुजी ने मोहन और सोहन को अपने पास बुलाया और कहा कि आज तुम अपने घर जा रहे हो अपना परीक्षा देकर, पर मैं आपसे एक और परीक्षा लेना चाहता हूँ। मोहन ने कहा कि गुरुजी, आप अभी तो हम अपना परीक्षा देकर गए हैं, जान नहीं रहे थे, आप वापस हमसे क्यों परीक्षा लेना चाहते हैं? हमारा घर बहुत दूर है, हमें जाने दें। गुरुजी ने कहा कि तुम अपना घर चले जाना, पर मैं एक काम दूंगा। जो काम कर सकता है, जो कर लेगा वो अपना घर चले जाएगा और जो नहीं कर पाया वो वापस आश्रम में चला जाएगा। सोहन और मोहन एक दूसरे को देखकर बोले कि ठीक है गुरुजी, आप जो काम है वो बताएं, हम वो काम करेंगे। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम दोनों को एक कबूतर दूंगा। तुम दोनों को बस इतना ही करना है
कि उस कबूतर को ऐसी जगह लेकर जाना है और उसे मारना है जहाँ पे तुम्हें कोई नहीं देख सके। तो सोहन और मोहन ने उस कबूतर को ले लिया और कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं यह काम करूंगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मोहन एक गुफा में गया। गुफा में जाने के बाद वह चारों तरफ देखकर कहता है कि वाह, मैं तो अब यहाँ मार सकता हूँ इसे, मुझे यहाँ कौन देखने वाला है, ना कोई हमें देख पाएगा और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मार सकता हूँ। उसने इतना कहकर कबूतर की गर्दन मोड़कर उसे मार डाला और फौरन ही गुरुजी के पास चला गया और बोलता है, गुरुजी देखिए, मैंने इसे मार डाला, अब तो मैं काम कर चुका हूँ, तो मुझे घर जाने दें। गुरुजी ने कबूतर को अपने हाथ में लिया और उसे दुखी से देखा और फिर कहा कि मैं अपना जो फैसला है वो अभी नहीं सुनाऊंगा, अभी सोहन को आने दो तो मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। तो मोहन और गुरुजी थोड़ा इंतजार किए सोहन के आने के लिए, पर सांझ हो चुकी थी, बादल भी घिरने लगे थे, लेकिन सोहन का कुछ अता पता नहीं था। गुरुजी बहुत चिंतित हो गए, कहाँ रह गया सोहन। फिर देखें कि एक ओर से सोहन आ रहा था। सोहन आकर गुरुजी के सामने गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया और कहा, गुरुजी मुझे माफ करें, मैं आपका जो काम था वो नहीं कर पाया, मैं इस पक्षी को नहीं मार पाया। गुरुजी ने कहा कि तुम इतना तुम्हारा समय बर्बाद हुआ, कहाँ थे तुम इतनी देर तक। गुरुजी को बोला सोहन ने कि गुरुजी ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको नहीं बता सकता, पर इतना जान ले कि मैं आपका जो काम था वो नहीं कर पाया, मुझे क्षमा चाहिए। मैं जैसा बात हुआ था मैं आश्रम में जाने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं जब तक तुम्हें आश्रम में नहीं जाने दूंगा तब तक तुम मुझे पूरा कहानी नहीं बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सोहन ने बताया कि गुरुजी जैसा आपने बोला था कि ऐसी जगह इसे मारना है जहाँ पे आपको कोई नहीं देख सके, तो मैं इसे जंगल में लेके गया। जंगल में जाने के बाद जैसे ही मैं इसे मारने वाला था, मैंने देखा कि मुझे पेड़ और पंछियां और जानवर देख रहे थे, तो मैं इसे घने जंगल में लेके गया। घने जंगल में ले जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पेड़ पक्षियां थी पर जानवर नहीं थे, लेकिन तब भी मुझे लगा कि वहाँ हमें मारते हुए पेड़ पक्षियां देख रही थी। तो मैं इसे समुद्र की तरफ लेके गया। समुद्र की तरफ ले जाने के बाद मैंने देखा यहाँ मछलियां और समुद्र देख रहे थे, तो मैं इसे गुफा में लेके गया। गुफा में जाने के बाद मैंने देखा यहाँ कि मुझे सन्नाटा देख रहा था, और सबसे बड़ी बात कि मैं इसे मरते हुए मैं खुद देख रहा था, तो मैं इसे नहीं मार पाया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए से कहा कि तुम अपनी शिक्षा यही ग्रहण किए, मैं तुम दोनों को यही समझाना चाहता था कि कोई भी तुम दोनों अपनी गलत बात, कुछ भी गलत काम करते हो तो अब तुमने ये देखा कि तुम्हें कोई तो कोई देख रहा है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप कोई भी गंदी काम या कुछ भी गलत काम करते हो तो आप सोचते नहीं कि मुझे कोई देख रहा है। अगर आप चार दीवारी के अंदर कोई भी काम कर रहे हो जो गलत है, तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे कोई वहाँ देख रहा है, आप ये सोचते हो यहाँ कौन देख रहा है मुझे, मैं यहाँ कर लूंगा और फिर चला जाऊंगा बस। लेकिन आप नहीं देखते कि उस कमरे में भी कोई है, आपको दीवार भी देख रहा होता, आपके रूम जो कमरे में सामान है, वस्तुएं हैं, वो भी आपको देख रहे होते। और सबसे बड़ी बात, आपको इस चीज से नहीं फर्क पड़ती है। तो एक इंसान है जो आपको हमेशा देखता है, वो ऊपर रहता है, वो आपको, आप जहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, वो आपको हमेशा नजर रखता है। वो एक ही इंसान है जो आपको इतनी दूर से आपको हमेशा देखता है। लेकिन आप तो इसी हम यह कहना चाहते हैं कि आप कोई काम करने के पहले सोच लेना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए कि वो काम अच्छा है वो खराब। तब भी आपको लग रहा है कि वह हम काम करेंगे तो अपनी मम्मा पापा के बारे में सोचें कि मेरी मम्मा को कैसा लगेगा जब मैं यह काम करूंगा या करूंगी, तब उसके बाद आप फैसला करें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।
अब आप लोग के बीच आयुष कुमार कक्षा 2 आएंगे। क्लास 3 कनिका कुमारी। सभी को नमस्कार। मैं मणिकर्णिका रानी वर्ग 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास। एक लड़की थी जिसे नृत्य करना बहुत ही पसंद था, मगर उसे घबराहट होती थी अपना प्रदर्शन करने में। एक दिन वह नृत्य कर रही होती है तब उसका दोस्त आता है और उसका दोस्त उसे देख लेता और उसके पास जाता और पूछता है कि तुम इतना अच्छा नृत्य करती हो तो फिर तुम इसे प्रदर्शन क्यों नहीं करती हो। वह बोलती मुझे डर लगता है इसीलिए। तो उसे एक कहानी सुनाता है। इसमें एक चिड़िया रहती है, उसका बच्चा रहता है। चिड़िया के बच्चे को उड़ने से उसे डर लगता था। उसकी माँ के प्रोत्साहन और मदद की वजह से एक दिन वह कोशिश करता है। वह अपने पंखों को फैलाता है और खुले आसमान में उड़ने की कोशिश करता है और वह इसमें सफल रहता है। तो वह लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और उसके बाद से वह आने वाला अपना परफॉर्मेंस के लिए वह कड़ी मेहनत करती है और वह दिन आ जाता है और फिर वह अच्छे परफॉर्म करती, पूरे आत्मविश्वास के साथ वह जाती है और अच्छा परफॉर्म करती। लोगों को उसका नृत्य बहुत ही पसंद आता है और वह उसमें सफलता प्राप्त करती है। डर सबको लगता है, कोई भी अब मंच पे जाता है तो उसे डर लगता ही नहीं है, मगर उस डर से लड़ने के लिए वह खुद ही काबिल है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और जीवन में जो भी पाना है वह आप पा सकते हैं अपने आप पर भरोसा रखने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अब आयुष कुमार अपनी कहानी को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आएंगे। युवराज है, मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं आपके सामने अपनी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी छात्रावास में बहुत से बच्चे पढ़ते थे। उसमें एक ऐसा भी बच्चा था जो नहीं पढ़ता था। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, तुम अपने गांव चले जाओ और कोई काम करना सीख लो। तो वो छात्र अपने गांव जाने की तैयारी कर लिया और जाने लगा। रास्ते में उसे भूख लगी। उसने खाना खाकर उसे प्यास लगी तो उसके सामने देखा कि एक कुआं था और कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी और कुएं पे देखा कि गड्ढे हो रखे थे, क्योंकि मटका उसके ऊपर घड़े उस पर रखे जाते थे तो गड्ढे हो गए थे। तो उसने सोचा कि अगर मैं भी प्रयत्न करूं तो मैं सफल हो सकता हूं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोशिश कभी नहीं हारना चाहिए। थैंक यू। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम 4 अप्रशिक्षित घोड़े हैं। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास 4 घोड़े थे। चारों घोड़े अप्रशिक्षित थे। जो राजा चाहता था कि चारों घोड़ों को कोई प्रशिक्षित कर दे। कोई भी ट्रेनर आता तो वो बैठता घोड़े पर
तो घोड़ा उसे गिरा देता। फिर उसके तंग होकर राजा ने घोषणा करवा दिया, जो भी इस घोड़े को प्रशिक्षित कर देगा उसे 1 लाख सोने का मोहर दिया जाएगा। तो एक युवक आया, वो आया और कहा मैं इसे प्रशिक्षित कर दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। राजा ने बोला तुम्हारी क्या 2 शर्तें हैं? युवक बोला पहली शर्त मुझे 1 साल का समय चाहिए, और दूसरा शर्त यह था कि मुझे इन सब के साथ रहने के लिए प्रबंध किया जाए और इसका खान पान का ध्यान मुझे दे दिया जाए। तो राजा बोला ठीक है, तुम कल आना, मैं सब चीज का प्रबंध कर दूंगा। वो कल आया और चारों घोड़ों को एक बाड़े में ले जाके खुला छोड़ दिया। फिर थोड़े देर बाद वो खुद भी आया और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ने लगा। युवक को दौड़ता देख चारों घोड़े भी उसके पीछे पीछे दौड़ते। फिर वो युवक दौड़ने के बाद वहीं लेट गया। फिर शाम को उठा, फिर किनारे किनारे दौड़ता, फिर उसके घोड़े भी पीछे पीछे दौड़ते। उसके बाद रात हुई, उसने घोड़े को खिलाया पिलाया और एक रस्सी में बांधकर सबको उसको उसके साथ सो गया। सुबह उठता, फिर दौड़ता, फिर उसको साथ खिला पिलाकर सो जाता। यही उसका रोज का रूटीन हो गया था। तो फिर उसने फिर 6 महीने बीते, धीरे धीरे फिर 6 महीने बाद राजा आया और देखा कि ये क्या इसका ट्रेनिंग चल रहा है। फिर ट्रेनिंग देखने आया तो देखा कि आगे आगे घोड़ा युवक दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़ा दौड़ रहा है। उसको देखकर राजा खुश हुआ। तो उसके बाद 1 साल बीते और राजा को सूचना मिली कि वो चारों घोड़े प्रशिक्षित हो चुके हैं। फिर राजा देखने आया तो युवक उसको लगाम पकड़ के उसको दौड़ाकर दिखाया राजा को। राजा ने पूछा तुमने ये कैसे किया? तो फिर राजा ने कहा कि मैंने इसे पहले इसको खुला छोड़कर मैंने इसका दोस्त बना और फिर इसके साथ इसको खिलाता पिलाता और इसके साथ खेलता और इसी के साथ सोता। तो फिर ये मुझे अपना दोस्त मानने लगे और फिर मैं इसके ऊपर सीट रखता तो शुरू में तो ये गिरा देते हैं, फिर बाद में उसे रखने लगे। फिर जब वो सिर्फ खड़ा रहते तो मैं उसके ऊपर बैठता और उसको बस बैठता। फिर जब वो मुझे बैठाने लगे तो मैं बैठकर उस पर दौड़ने लगा। तो इसी तरह ये घोड़े प्रशिक्षित हो गए। इसकी तरह ही हमारे जीवन में भी 4 अप्रशिक्षित घोड़े होते हैं, जिनके नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इनको अपने वश में करने के लिए आपको भी इनसे दोस्ती करनी होगी और इनके साथ इनको अपने वश में करना होगा। ये अचानक से नहीं होगा, इसे आपको धीरे धीरे करना होगा। धन्यवाद। प्रदर्शन करें, इसको लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और इसके लिए हमेशा हम सबों से राय विचार विमर्श करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरा मानना है कि सभी बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार का टैलेंट छिपा होता है, जो अपने उस टैलेंट से बच्चे रूबरू नहीं हो पाते हैं। हम शिक्षकों का काम यह है कि उन बच्चों के उस टैलेंट को उभार करके बाहर निकालने का प्रयास करें। सभी बच्चों के अंदर कुछ करने की एक अलग क्षमता होती है। कभी भी कोई बच्चे अपने आप में ये न सोचे कि कोई भी कार्य जो है हमसे संभव नहीं है। अगर किसी भी कार्य को करने के पहले अगर आप निगेटिव माइंड के साथ चलेंगे तो कभी भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आपको प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक पॉजिटिव सोच के साथ किसी भी काम को करने की जरूरत है। जहाँ तक अनुशासन की बात है, आप सभी बच्चे अनुशासन को भली भांति समझते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जानबूझ करके अनुशासन भंग करना चाहते हैं। मैंने इसका कई उदाहरण आप लोगों को वर्ग में दिया है। जहाँ तक अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि बहुत जल्दी से आप 2 मंजिले छत के ऊपर से नीचे आइए, तो आप ऊपर से डायरेक्टली नीचे आने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। आप सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल ही अनुशासित दिखते हैं। अगर आप अनुशासित नहीं होते तो आप 2 मंजिले छत से डायरेक्टली नीचे भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप भली भांति अनुशासन को समझते हैं और अनुशासित होकर के सीढ़ी के मार्ग से नीचे आते हैं। तो आप में अनुशासन की जानकारी है, आप उसको अच्छे तरीके से पालन नहीं करते हैं। तो हम आप सबों से चाहेंगे कि आप अनुशासन को समझते हुए और किसी भी कार्य को अनुशासित होकर के करें, तो उसका रिजल्ट हमेशा आपके लिए आनंदमय और सुखमय होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप आज से अपने मन में ठान लें कि हम कोई भी कार्य अनुशासित होकर के करेंगे और अनुशासन से ही हमारा देश, हमारा राष्ट्र और आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, निदेशक महोदय एवं शिक्षागण, आज हम लोग इस सभा स्थल में उपस्थित हुए हैं। यह एक हर्षवर्धनीय कार्य है। मैं हमेशा यह कहा हूं कि सफल वही होता है जो निरंतर प्रयास करता है। अगर आप अभी सर ने कहा था कि मार्क्स कोई मायने नहीं रखता, 0 या 4 हो या 8 हो, उससे हम लोगों को घबराना नहीं, तब तक संघर्ष करना है जब तक कि मंजिल मिल नहीं जाती। आप लोग के बीच में एक बार और हमने ये बात कहा था कि आप चींटी को देखे होंगे, वह इस खंभे पर चढ़ने के लिए कई बार गिरता है और तब तक वह अपना काम नहीं छोड़ता है जब तक कि खंभे का शिखर तक नहीं पहुंच जाता है। अब हम लोग निरंतर प्रयास में हैं। इस विद्यालय के बच्चे और दूसरे विद्यालय के बच्चे का कंपेयर अगर करें तो हमारा बच्चा हर क्षेत्र में एवल हो। और ये बात सत्य है कि यहाँ के बच्चे अभी भी अदर स्कूल से अच्छे हैं, या वो पढ़ाई का लेवल हो, डिसिप्लिन का लेवल हो, या खेल कूद का लेवल हो। मेरे विद्यालय से हर वर्ष एक न एक बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक गेम के माध्यम से पहुंच रहे हैं। और बहुत ऐसे स्कूल हैं जिनमें आज तक पेपर में नहीं छपा कि इस विद्यालय का बच्चा जो है वॉलीबॉल खेलने के लिए या बैडमिंटन खेलने के लिए स्टेट लेवल पर चुनाव हुआ उसका। और ये सब का देन जो है शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं, और हम लोग के भी मार्गदर्शक हैं डायरेक्टर सर। उनके नेतृत्व में ही हम लोग अपना कार्य को करते हैं और 100% कोई भी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी, अभी सौरभ सर
एक डिसिप्लिन का एक छोटा सा लेकिन सटीक उदाहरण दिया कि जब आप छत से आते हैं तो डायरेक्ट नहीं कूदते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कूदेंगे तो हाथ पैर फ्रैक्चर कर जाएगा, डेथ भी हो सकता है। सीधी से ही आते हैं। लेकिन जब आप क्लास में रहते हैं तो यह जरूर जान लीजिए कि जिस दिन टीचर नहीं है आपके क्लास में, उस दिन आप खुद जो मॉनिटर क्लास का होता है वो उतना दक्ष है कि आपका क्लास हैंडल कर सकता है। लेकिन आप लोग अपना धैर्य खो देते हैं और क्लास में अदर एक्टिविटी करते हैं, जिससे स्कूल प्रशासन को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज आप लोग अपने आप में एक शपथ लें कि जिस दिन क्लास में अगर टीचर न हो उस दिन सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ना जरूरी है। और ये काम जब तक आप नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर टीचर है तो आप खुद के हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ढंग से, जैसे मैं मैथ का टीचर हूं, अब हम प्रतिदिन बच्चे से पूछते हैं क्या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बोलो, सोल्व कर देते हैं। बच्चा लोग बोलता है नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है? क्योंकि वह पूरा मैथ क्लास में बनाता है। अगर वे घर पे 2 मैथ भी बनाए तो तीसरा मैथ में फॉल्ट आएगा तो उसको टिक आउट करके रखेगा, तब ना क्लास में पूछेगा सर से। यहाँ तो 45 मिनट कलम चलते रहता है, उसी में का 2 बच्चा जो है से पूछा कि सर 5वां नहीं आया, सर 7वां नहीं आया। आप घर पे पेरेंट्स के दबाव में नहीं, सेल्फ खुशी पूर्वक आप पढ़ें, तब जाकर हम लोग का भी नाम आपके साथ ऊपर आएगा और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। धन्यवाद। 4 घोड़े शीर्षक कहानी से जो अपने सहपाठियों के बीच में बताया, अब आपके सामने जहानवी शर्मा आएंगी और अपनी कहानी प्रस्तुत करेंगी। प्रधानाचार्य महोदय, बेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं जहानवी शर्मा वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ और आज मैं सारे जो स्वतंत्रता सेनानियों में से एक महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी के बारे में बताना चाहती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में को काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। वो और उन्हें बचपन में प्यार से मनु कहा जाता था और 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था और 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, किंतु 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। इस सदमे को गंगाधर राव बर्दाश्त न कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। 1853 में जब रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं सेवक केंद्र बनाया, उसमें महिलाओं ने और स्थानीय लोगों ने भी उनका बहुत सहयोग किया। 1842 में ओझवा और डाकिये ने झांसी पर आक्रमण किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें विफल कर दिया। थैंक यू।